स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और आज हमको पढ़ना है आगे के वॉन हॉफ के नियम के बारे में। तो उन्होंने ये बताया था कि क्या होगा जब आप कोई विलायक ले रहे हो जो द्रव्य में है और उसमें एक ऐसा विलय पदार्थ डालते हो जो कि नॉन वॉटाइल है, मतलब कि वो वाष्पन की प्रक्रिया करता ही नहीं है और विलायक आपका वाष्पन की प्रक्रिया करता है। तो ऐसे विलयन को हम किस तरीके से कौन कौन नियम से हम इन विलयनों को बना सकते हैं और इनके वाष्प दाब हो या फिर इनमें जो लक्षण दिखाई देते हैं कि इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो हिमांक को लेके है, फ्रीजिंग पॉइंट को लेके है या फिर आपके बॉइलिंग पॉइंट को लेके है, ये सभी चीज़ों को हमको देखना है। तो हमने दो चीज़ पढ़ लिया था। पहले पढ़ा था हमने आर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में, आर एल वी पी के बारे में, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्वथनांक में उन्नयन के बारे में, मतलब कि किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होती है। ठीक है, आज हमको पढ़ना है हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब आपको मालूम है कि मैंने बताया था कमी होता है। ठीक है, हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, जम जाना। ठीक है, अब ये जानो कि हिमांक में अवनमन क्या हो रहा है, कि मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट में किसी भी पदार्थ के जो जमने की प्रक्रिया है उसमें क्या हो रही है, उनके तापमान में कमी हो रही है। जमने के लिए जो ताप की ज़रूरत होती है, जिस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उसमें कमी आ रहा है। तो इसको जानते हैं। अब पहले जानते हैं कि हिमांक किसे कहते हैं। किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान होता है जिस पर वह द्रव्य अवस्था से, वो पदार्थ क्या करता है, द्रव्य अवस्था से ठोस अवस्था की वाष्प दाब के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विलयन का तभी हिमीकरण होता है जब उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर मैंने एक विलयन लिया जिसमें विलायक है जल और विलय पदार्थ है नमक। ठीक है, अब मुझे इसका हिमांकीकरण करना है तो क्या होगा कि अब इस द्रव्य का जो वाष्प दाब है इससे ठोस के वाष्प दाब के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तब ये हिमीकरण की प्रक्रिया करेगा। तो यही चीज़ इस थ्योरी में आपको पढ़ना है। जब किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है। ये आपने RLVP में पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे हम इसमें विलय पदार्थ डालेंगे वैसे वैसे इनके वाष्प दाब में कमी होगी, लेकिन इनके क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, वृद्धि होगी। अतः विलयन विलायकों से कम ताप पर जमता है। ठीक है, कम ताप पर जमेगा, क्यों जमेगा ये भी हम जानते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई कि सपोज मान के चलो कि कोई जल है। ठीक है, ये मैंने लिया जल और ये वाली जो लाइन मैंने खींची है ये है हिमीकरण की लाइन। ठीक है, इस ताप पर वो हिमीकरण होता है, इस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग पॉइंट उसकी होती है। ये जल है। जब शुद्ध जल का हम क्या करेंगे, शुद्ध जल का वाष्प दाब इस ठोस है ना, ठोस अवस्था, उसके द्रव्य अवस्था से ठोस अवस्था की ओर जब वो तापमान इस तरीके से नीचे गिरते जाएगा तो वो ठोस अवस्था पे जाएगा, मतलब इसका वाष्प दाब, द्रव्य का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। ये विलायक की बस मैं बात कर रही हूँ, ओनली विलायक की। अब मान के चलो इस जल में मैंने क्या कर दिया, नमक डाल दिया, एक विलयन बना लिया। विलयन बनाया तो उसके वाष्प दाब में वैसे ही कमी आ गई। ठीक है, पहले क्या था, ये शुद्ध था तो वो उसके वाष्प दाब बड़ी, मतलब बोल सकते हैं कि उसका वाष्प दाब बहुत अधिक था। ठीक है, तो वाष्प दाब में कमी लाने के लिए हमको टेम्परेचर और कम करने लगे तब इसका हिमीकरण हुआ। अब इसमें हमने नमक मिला दिया, नमक मिलाने पे ऐसे ही वाष्प दाब और कम हो गया। तो अब हमको टेम्परेचर इसके मुकाबले में इसमें कितना करना है, थोड़ा कम करना है ना। इसमें हमको बहुत टाइम लगा जमाने में, इसको हमको क्या लगेगा, जल्दी जमाने में लगेगा। अब देखो इसका हिमीकरण क्या होगा। अगर विलयन में जल और नमक, मतलब कि नमक का घोल आपका एक विलयन है और उसका हिमीकरण हम देखें तो उसको कम टेम्परेचर में ही वो जम जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें एक विलय पदार्थ है जो कि वाष्पन की प्रक्रिया नहीं करता। ऐसे ही वो वाष्पन नहीं करेगा, सिर्फ एक ही विलायक वाष्पन कर रहा है तो उसको जमाना आसान हो गया। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे आइसक्रीम जो साइकिल में पीछे एक लकड़ी के ताबूत में रख कर बेचते हैं, उस ताबूत में एक छोटा सा है ना स्टील का
बर्तन होता है और ये जगह बर्फ़ और नमक से घिरा हुआ होता है। पूरे बर्फ़ के क्यूब होते हैं और यहाँ नमक डालते रहते हैं। वो लोग बार बार इसमें नमक क्यों डालते हैं? ताकि आपका बर्फ़ पिघले नहीं, है ना। ये अगर सिर्फ बर्फ़ रहेगा तो वो लोग धूप में जाएंगे तो ये शुद्ध, ये क्या है, शुद्ध है, शुद्ध विलायक है। जल बस बर्फ़ है, वो ठोस अवस्था में है तो ये शुद्ध विलायक है। इसको हल्का सा ताप मिलेगा, ये फिर से क्या होगा, द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। अब इसके ताप को वाष्पन की प्रक्रिया को रोकने के लिए मैं इसमें क्या करूँगी, नमक डाल दूँगी। नमक डालने से क्या होगा, इसका वाष्प दाब मतलब वाष्पन की प्रक्रिया नहीं होगी, ये क्या होंगे, जल्दी पिघलेंगे नहीं और बर्फ़ वैसे ही क्यूब ऐसे ही रहेंगे, जिससे मेरा यहाँ पे पात्र में रखा हुआ जो आइसक्रीम का सामान है वो ठंडा होता रहेगा और बहुत देर तक रहेगा। तो इस तरीके के ताबूत बना के आइसक्रीम वाले बेचते हैं। तो यही चीज़ कहना चाह रहा है कि जो हिमांक है, शुद्ध पदार्थ का हिमांक क्या होता है, वह बहुत अधिक होता है। और विलयन का अगर देखा जाए तो उसमें क्या होता है, हिमांक में कमी आ जाती है, अवनमन हो जाता है। यही चीज़ कहना चाह रहा है कि शुद्ध पदार्थ में हिमीकरण करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। और इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं है, हम अगर जितनी मात्रा में हम नमक डालते जाएंगे उतना ही हमको क्या करेंगे, हमारा ऐसे ही वाष्प दाब कम होते जाएगा। और नमक डाल रहे हैं और वाष्प दाब कम हो गया। टेम्परेचर हमको कितना लग रहा है कम करने के लिए, बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर हमको कम करना पड़ता है। तो यही चीज़ है कि हिमांक में अवनमन। क्लियर हुआ ये चीज़? तो एक बार और समझाती हूँ कि शुद्ध पदार्थ का जो हिमांक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आइसक्रीम वाले का एक एग्जाम्पल दिया कि उसका एक आइसक्रीम का डब्बा है और बीच में स्टील के कंटेनर होते हैं जिसमें हम आइसक्रीम के पदार्थ रखते हैं। यहाँ पे बर्फ़ के क्यूब रहते हैं और इस बर्फ़ के क्यूब को बस अगर आप डाल के धूप में निकल जाओ आइसक्रीम बेचने तो ये पूरा पानी हो जाएगा। मतलब सिर्फ आधे घंटे में ये पानी में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि ये शुद्ध विलायक है। और आपको मालूम है कि शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है और ये बहुत जल्दी से क्या करेगा, वाष्पन की प्रक्रिया करेगा। मतलब कि ये वाष्पशील होने लगेगा और जल्दी से ये पिघल जाएगा। ठीक है। अब हमको इसका हिमीकरण करना है। तो हिमीकरण करने के लिए हम इसमें एक ऐसा पदार्थ मिला देते हैं जो कि नॉन वोलाटाइल है, मतलब वाष्पन की प्रक्रिया को नहीं करता है। क्लियर हो रहा है? जो वाष्प करेगा ही नहीं, चाहे आप इसको कितना भी ताप दे दो, ये वाष्पन की प्रक्रिया करता ही नहीं, ये बड़ा ढीठ है। ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को अगर हम ऐसे पदार्थ मतलब शुद्ध विलायक में मिला देंगे तो इसका वाष्पन की प्रक्रिया में कमी आ जाएगी, ये वाष्पन के दर में कमी आ गई। अब ये धीरे धीरे पिघलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पिघलेगा लेकिन कम पिघलेगा। अब आइसक्रीम वाला जब और कड़ी धूप में जाता है, वो अपना कंटेनर खोलता है और फिर देखता है अरे ये बर्फ़ मेरी पिघल रही है, तो वो फिर क्या करता है, एक पैकेट नमक को और डाल देता है, जिसकी वजह से फिर से वो बर्फ़ जम जाते हैं। मतलब वो बार बार नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब कि अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाते जाता है, जिसके कारण शुद्ध विलायक का जो हिमीकरण है ना, बना रहे, है ना। तो अब ये यही चीज़ हो रहा है कि अगर मैं नमक मिलाते जाऊंगी तो हिमीकरण के लिए मुझे क्या होगा, टेम्परेचर के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब मेरे को एकदम कम करने की ज़रूरत। अब इसमें मुझे कितना मेहनत लग रहा है भाई, कि इतने यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे टेम्परेचर कम करना पड़ रहा है, उसको प्रेशर देना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो वाष्प दाब में वैसे ही कमी और हिमीकरण में इसीलिए अवनमन होता है विलयन के। शुद्ध विलायक बहुत उच्च हिमांक दर्शाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट? तो यहाँ पे अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो T0F होगा और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये TF होगा सॉल्यूशन का। अगर देखा जाए तो इसका क्या है, कम है ना, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये कम है और ये ज़्यादा है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल TF इज इक्वल T0F, है ना, शुद्ध पदार्थ का फ्रीजिंग पॉइंट और फिर TF विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि इसको मैं पहले वाले में जब हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे TB, तो उसमें कैसा लिखा हुआ था, TB माइनस TB0। ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, शुद्ध का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा था, वो कम था
और जो विलयन का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या था, उच्च था। इसमें क्या हो रहा है, जो शुद्ध पदार्थ का हिमांक है वो क्या है, अधिक हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, कमी आ रही है। तो ये बहुत अधिक है और ये बहुत कम है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ये टी बी है एंड टी एफ एफ। एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुआ। अब इसी को हम ग्राफ से समझते हैं। इसका ग्राफ बहुत इजी है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हुआ। एक बार आप थ्योरी पढ़ेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। जब किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है। यहाँ पे यही चीज़ हुआ। मैंने यहाँ पे कंटेनर में नमक डाला क्योंकि मुझे मेरी आइसक्रीम के लिए बर्फ चाहिए था जमने के लिए। तो यहाँ पे वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या हो गया, अधिक हो रहा है। ठीक है, सॉरी, कम हो जा रहा है। कम होने के कारण फिर क्या हो रहा है, हिमांक के लिए जो मुझे तापमान चाहिए वो में उसमें भी कमी आ रही है। तो ये हो गया हिमांक का अवनमन। इसको आप थ्योरी को पढ़ो और ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। ये जो मैंने आपको बनाया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। हाँ, अगर आप चाहो तो थ्योरी में उदाहरण में ये लिख सकते हो कि बर्फ़ जो आइसक्रीम वाले होते हैं जो जनरली धूप में जब जाते तो वो अपने कंटेनर में बर्फ़ के साथ नमक मिलाते, और नमक मिलाने की प्रक्रिया यही होती है कि हिमांक में अवनमन का प्रक्रिया करवाना। तो चाहो तो आप ये उदाहरण में लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ये आपको बनाना है, ठीक है, और ये आपको समीकरण लिखना है। आगे इसको हम समझते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। अब देखो, हिमांक में जो कमी है मतलब डेल टी एफ, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो उसका फ्रीजिंग हो जाए, किसी पदार्थ का फ्रीजिंग हो जाए। ये जो पूरा टोटल फ्रीजिंग पॉइंट है, टोटल टेम्परेचर जो फ्रीजिंग कर रहा है वो किसके बराबर होगा भाई, सॉल्यूट के मोलरता के बराबर होगा। क्यों सॉल्यूट के बराबर होगा, सॉल्यूट मतलब विलय पदार्थ के, क्योंकि जैसे जैसे हम विलय पदार्थ मिलाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, हिमांक में कमी होती जा रही है। और जैसे जैसे आप विलय पदार्थ को कम करोगे हिमांक में क्या होगी, है ना, उन्नयन होते जाएगी। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि मोलरिटी जो है, ठीक है, मोलरिटी इक्वल टू द या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, डेल एफ समानुपाती मोललता, उसके बाद डेल एफ, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, के एफ होगा। उसमें कांस्टेंट क्या था बॉइलिंग में, डेल टी बी इज इक्वल के बी, है ना, ये था के बी। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, ये बॉइलिंग के लिए भी सेम चीज़ है और ये फ्रीजिंग के लिए भी सेम चीज़ है। आप देखोगे तो लोअरिंग वेपर प्रेशर है या फिर चारों नियम जो वॉन हॉफ ने दिया है, उन सब का इम्पोर्टेंट, उस सब का निर्भरता किस पे है, विलय पदार्थ के मोलरता पे, मतलब मोलों की संख्या पे निर्भर करता है कि उनमें फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या हो सकता है, उनके वाष्प दाब में कमी क्यों होगी, क्योंकि उनके मोलों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे इनमें क्रिया दिखाई देते जाएगी। तो यहाँ पे ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब इसको ग्राफ में देखो, बहुत ध्यान से देखो। जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है, ये है y अक्ष और ये है x अक्ष। अब यहाँ पे मैं ठोस पदार्थ का या ठोस अवस्था का, एक ठोस अवस्था का या फिर ठोस अवस्था में जाने की उस टेम्परेचर की मैं बात कर रही हूँ जो TF को फ्रीजिंग पॉइंट को बता रहा है। ठीक है, सपोज मान के चलो मेरे पास एक शुद्ध विलायक है, यहाँ पे मेरे पास एक शुद्ध विलायक है जो यहाँ पे वाष्प दाब प्रेशर को बता रहा है, ये बता रहा है टेम्परेचर को, ताप को। ठीक है, ये शुद्ध विलायक है। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इस तरीके से, जैसे जैसे टेम्परेचर में कमी आएगी, मतलब मैं जैसे जैसे ताप में कमी लाते जाऊंगी, ये धीरे 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 क्या होगा, इस तरीके से ये इस पॉइंट पे ठोस अवस्था पे आ जाएगा। देखो ये ठोस अवस्था पे, ये द्रव्य अवस्था से ठोस अवस्था की ओर आ गया। अब यहाँ पे जो देखो इस पॉइंट को मैं टेम्परेचर की लाइन से इस तरीके से जोड़ रही हूँ। ठीक है, अब उसी तरीके से मानो कि मैंने अब इस शुद्ध विलायक में क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। तो नमक मिलाया तो उसके वाष्प दाब, ये जो दाब वाली जो है, ये दाब यहाँ पे हाई, ठीक है, शुद्ध विलायक का। अब दाब में कमी आ गई, मान लो इतनी कमी आ गई, तो इतनी कमी आ गई तो यहाँ पे एक पॉइंट बना,
क्लियर हो रहा है? यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, क्योंकि दाब में क्यों कमी आई, क्योंकि मैंने अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया, दाब में एक कमी आ गई। कमी आने पे फिर मैं टेम्परेचर को जैसे जैसे कम करते जाती हूँ वैसे वैसे ये ठोस अवस्था की ओर जाता है। तो विलयन को देखो, अब ये विलयन है, ये क्या है? विलयन। विलयन क्यों है? क्योंकि इसमें एक शुद्ध विलायक है जल, और एक मैंने सॉल्यूट डाला है नमक, है ना, जो विलय पदार्थ है। क्लियर हो रहा है? तो ये विलयन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक। अब फ्रीजिंग पॉइंट में देखो, यहाँ पे मैंने एक टेम्परेचर ताप से जोड़ दिया, ताप की लाइन पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे शुद्ध विलायक का जो ताप है वो देखो कितना बड़ा है ना। और जब मैंने इसमें कोई शुद्ध पदार्थ में जब मैंने विलय पदार्थ को मिलाया तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में देखो कमी आ रही है ना, कमी। यहाँ पे देखो, ये देखो कमी आ रही है। तो ये जो यही होता है, जब कमी आ जाए तो उसको हम क्या कह रहे हैं? अवनमन कह रहे हैं। यही चीज़ है। अगर मान लो इसमें बढ़ोतरी होती तो उन्नयन कहते, लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है शुद्ध विलायक जब ठोस अवस्था में जा रहा है तो उसका तापक्रम इतना है, फ्रीजिंग पॉइंट का। क्लियर हो रहा है? TF का इतना दिखा रहा है, जो मतलब T0F को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर विलयन शुद्ध विलायक में मैंने नमक मिला दिया तो ये एक विलयन बन गया, नमक पानी। इसका जैसे जैसे मैं ताप कम कर रही हूँ वैसे वैसे ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो वाष्प दाब में ऐसे ही कमी हुई तो ये नीचे से हुए। अब इस तरीके से देखो, इसके जो आपके फ्रीजिंग पॉइंट हैं ये इसके कंपेयर देन छोटे दिखाई दे रहे हैं ग्राफ में, तो ये क्या हो गया? अवनमन हो गया। यही ग्राफ आपको बनाना है, ये हो गया आपका TF। अब ये दोनों के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डेल TF। देन डेल TF इज इक्वल T0F माइनस TF, ये हो गया। एंड डेल TF किस पे डिपेंड करता है? मोलैरिटी पे डिपेंड करता है। किसके मोलैरिटी पे? X2 के मोलैरिटी पे, मतलब विलय पदार्थ के मोलैरिटी पे। तो ये आपका ग्राफ है, यहाँ तक आपको बनाना है। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछना। अब हम पढ़ेंगे परासरण की प्रक्रिया, लास्ट टॉपिक है। उसके बाद वांट ऑफ इक्वेशन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे परासरण प्रक्रिया क्या है, कितने प्रकार के परासरण होते हैं, परासरण दाब क्या है, और व्युत्क्रम परासरण दाब किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं।